हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स का टॉपिक देखेंगे। छोटा सा क्लास है, ठीक है। तो एनपीसीआई भीम से रिलेटेड एक न्यूज आया है। अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भीम वगैरह के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है वो 2016 में आया था और अभी भीम 3.0 का इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि कुल 15 भाषाओं में उपलब्ध है। ये जो भीम 3.0 है, इसका उद्घाटन आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक दीप ने किया है, ठीक है। और जो एनपीसीआई भीम है, एनपीसीआई भीम के जो सीईओ हैं उनका नाम ललिता नटराज, ठीक है। फाइनेंशियल न्यूज आपको हैक्टिक होकर के नहीं पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, मुश्किल है, तुरंत नहीं समझ पाते हैं, तो दूसरे रिसोर्स से हेल्प लीजिए। कई सारे सर हैं, टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, या फिर और जो भी आपको रिसोर्स मिले उनसे सहायता लीजिए, है ना। पहले जानकारी बढ़ाइए, उसके बाद बैंकों के लिए ये सारा न्यूज़ बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक अगला महत्वपूर्ण न्यूज़ जो है वो इरडाई से रिलेटेड है ना। इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जानते हैं जैसे कि आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है, तो इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर इरडाई है। और इसके जो चेयरमैन हैं देवाशीष पांडा, श्री देवाशीष पांडा, इनका कार्यकाल 14 मार्च को ही समाप्त हो चुका है, 14 मार्च 2025। और सरकार ने 6 अप्रैल 2025 तक एलिजिबल लोगों से नए चेयरमैन के लिए आवेदन मांगा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग ही इसमें इंटरव्यू देंगे या जाएंगे, ठीक है। तो इरडाई से रिलेटेड एक न्यूज अभी हाल ही में पॉपुलर था। असबा से संबंधित एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये असबा भारत के वित्तीय क्षेत्र में कुछ नया नहीं है, शेयर बाजार के सेक्टर में ये पहले से ही चला आ रहा है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में बीमा असबा को लाया गया है। और ये बीमा असबा क्या है, तो जब तक कंपनी इस बात के लिए श्योर ना कर दे खरीदार को, ग्राहक को, कि हाँ आपका हेल्थ इंश्योरेंस अप्रूव हो चुका है, तब तक ग्राहक के अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं किए जा सकते। इसलिए इसको एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट कहा जाता है, ठीक है। इरडाई के संबंध में थोड़ा सा स्टैटिक देखने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जब 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, तो बाद के वर्षों में RN मल्होत्रा के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई थी, है ना, बीमा के संबंध में सुधार करने के लिए। तो मल्होत्रा कमेटी के सुझाव पर ही भारत सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर को डिकंट्रोल किया, सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया, है ना। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम ऑफ इंडिया नाम का एक संस्था बनाया गया, जो बीमा नियामक कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ध्यान में रखिएगा कि जो रेगुलेटर्स हैं हमारे देश में, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई हो, या नहीं तो PFRDA हो, इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज आता है वो एग्जामिनेशन का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाता है ना।
तो ऐसे रेगुलेटर्स का, ऐसी संस्थाओं का जो न्यूज होता है वो ना केवल बैंकों के एग्जाम में बल्कि एसएससी और दूसरे रिलेटेड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जब आप रेगुलेटर्स की बात करते हो तो हमारे देश में मंत्रालयों के अधीन काम करने वाले भी कई सारे रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे डीजीएफटी, डायरेक्टोरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। अगर किसी को डीजीएफटी बनाया गया तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल सिविल एविएशन, है ना। इसके बाद डायरेक्टोरेट जनरल हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर इन पदों पर नई नियुक्तियां होती हैं जैसे, तो वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। हमारे देश में सॉल्ट कमिश्नर का भी पोस्ट है, कोई नए सॉल्ट कमिश्नर बनेंगे तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। टॉपिक को डिस्कवर करने की कोशिश करिए खुद से, किसी दूसरे पर डिपेंड रहने की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है कि शुरुआत में थोड़ा कम ही पढ़ें, लेकिन अपना प्रोडक्ट खुद से बनाने का कोशिश करें ताकि एग्जामिनेशन में आगे फर्दर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, पेमेंट बैंक से रिलेटेड एक न्यूज आया था। पेमेंट बैंक में जो डिपॉजिट लिमिट है वो अभी 2 लाख रुपया है, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट में 2 लाख रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं कर सकता है। अभी पेमेंट बैंक जो है उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसे बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया जाए। वैसे जब पेमेंट बैंक बना था तो इसमें डिपॉजिट लिमिट 1 लाख रुपया था और 2021 में इसे बढ़ा करके 2 लाख रुपया कर दिया गया। अब क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है तो पेमेंट बैंक भी चाह रहे हैं कि उनके डिपॉजिट के लिमिट को भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अच्छा, बैंकों के एग्जामिनेशन में एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वो ईसीबी से रिलेटेड है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। जब हमारे देश की कंपनी, हमारे देश की कोई संस्था बाहर के बैंकों से, बाहर की संस्थाओं से उधार लेती है तो उसको ईसीबी कहा जाता है। और ये ईसीबी जो है वो हमारा एसबीआई भी करता है और कोई छोटी कंपनी भी कर सकती है। तो ध्यान में ये रखना है कि अगर किसी बड़ी संस्था ने ईसीबी किया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग किया है, तो अमाउंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि अभी हाल ही में इस बैंक ने, इस संस्था ने, या तो रिलायंस ने या तो टाटा ने, किसी ने भी कितने अमाउंट का ईसीबी किया है और किस बैंक से किया है। ये बैंकों के एग्जाम में एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है। तो अभी एसएमएफजी एक कंपनी है, उसका एक न्यूज आया है कि एसएफएमजी कंपनी ने 175 मिलियन यूएसडी का ईसीबी किया है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग किया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसने S&C, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, और दूसरा सीटीबीसी बैंक से 175 मिलियन यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का ईसीबी किया है। मैं आपको ये न्यूज इसलिए बतला रहा हूँ कि अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एसबीआई जैसी कोई संस्था है, या नहीं तो एचडीएफसी बैंक जैसी कोई संस्था है, वो अगर ईसीबी करती है ना, तो उसका जो न्यूज है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछ देगा। तो उसके लिए आपको पहले कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि ईसीबी क्या होता है, उसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, फिनमिन का एक न्यूज आया है बैंकों के रेफरेंस में। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंका नेट नाम का एक ई ऑक्शन, ई नीलामी पोर्टल आया है। जैसे कि आप जानते हो कि बैंकें जो हैं
जब लोन देती हैं और जब वो लोन की रिकवरी नहीं कर पाती हैं तो वो एनपीएल में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग लोन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो लोन सिक्योर लोन है, सुरक्षित लोन है, तो उसके बाद बैंकें जो है वो विभिन्न कानूनों का सहारा लेकर के मॉर्गेज को या फिर जो प्लेज है, गिरवी किया गया, उसको नीलामी करती हैं ताकि वो अपने लोन को रिकवर कर सके। तो रिकवरी के प्रोसेस को आसान करने के लिए जो ई ऑक्शन होता है, तो ई ऑक्शन से संबंधित एक नया पोर्टल बनाया गया है, इसका नाम है बैंका नेट। इसके पहले 2019 में भारत सरकार ई बेकरी के नाम से एक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म ला चुकी है। ठीक है, भारत सरकार जब भी कोई नया पोर्टल लाती है, विभिन्न मंत्रालय जब कोई नया ऐप लाते हैं, तो उस ऐप की क्या विशेषता है, किस मंत्रालय ने लाया है, उद्घाटन किसने किया है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन न केवल बैंकों में बल्कि एसएससी और दूसरे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ समय पहले ही ये वाला जो नाम है वो न्यूज़ में था, MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट से रिलेटेड पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का एक न्यूज सामने आया है। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अमेजन, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसी संस्थाओं का एक समूह है, एक संगठन है ना। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है कि एक फी होता है, एक फी होता है। अब ये फी का पेमेंट कैसे लिया जाता है? तो अब कोई जो बड़ा मर्चेंट है जो यूपीआई के प्लेटफॉर्म से ऐप के थ्रू पेमेंट सेटलमेंट कर रहा है, तो उसको सर्टेन अमाउंट पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन दिया जाता है कि आपको इतना फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को 0.3% करने का डिमांड भारत सरकार से किया है। तो जब ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट का अमाउंट पहुंचेगा संस्थाओं के पास या सरकार के पास, तो ऑनलाइन या फिर डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो इनोवेशन होता है, जो रिसर्च होता है ना, उसके लिए फंड की कमी नहीं होगी। तो ये न्यूज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के बैंकिंग क्लास में हम लोग इतने ही रहने देते हैं, फिर कल की क्लास में हम लोग इसको फिर देखेंगे। हैव अ गुड डे।